वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड जो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डायपोल रखा है। द डायपोल मे हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन उसके ऊपर हो सकता है एक डायपोल के ऊपर। तो इस बात को देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि एक डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस चार्ज जहां पे चार्ज रखा है मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है, लेट्स से इस तरफ E1 के बराबर, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं मान लेता हूं E2 के बराबर है, इस तरफ E2 के बराबर है। तो अब इस डायपोल पर लगने वाले फोर्सेस की यदि बात करें तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा E1 Q इंटू E1, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में Q इंटू E2, Q इंटू E2 फोर्स इधर, Q इंटू E1 फोर्स इधर। अब इस फोर्स के आप कंपोनेंट कर लीजिए। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ Q E1, लेट्स से इसको x कह देता हूं या y कह देता हूं, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ Q E1 x। सिमिलरली इसके कंपोनेंट करिए एक डायपोल के अलोंग Q E2 x, और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास Q E2 y। तो आप यदि ध्यान से देखें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर अलग है और यहां पर अलग है, तो Q E1 फोर्स इस तरफ, Q E2 फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स इसके ऊपर आ सकता है कि Q टाइम्स E2 E1 माइनस Q टाइम्स E2। तो एक नॉन जीरो फोर्स इसके ऊपर लग सकता है, जिस नॉन जीरो फोर्स के कारण ये डायपोल एक्सेलरेट हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है यदि हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ही इसे। तो यहां पे इस शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, में लिखा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक केस ऐसा पॉसिबल है कि जहां पर ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो देखिए इस लेंथ के परपेंडिकुलर, इस डायपोल के परपेंडिकुलर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। तो इन फोर्सेस के कारण जो है कपल जनरेट हो रहा है, एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो ये जो डायपोल है इस तरीके से रोटेट हो सकता है अपने सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में, ये रोटेट हो सकता है। तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन भी यहां पर संभव है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं इस डायपोल के लिए। रीजन कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली। अभी ये बात बताइए कि फोर्स भी लग सकता है, जरूरी नहीं है टॉर्क ही लगे, फोर्स भी लग सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहां पे टॉर्क ओनली लिखा है। यदि ओनली वर्ड नहीं होता तो ये ट्रू भी हो जाता। तो यहां पे ठीक है पहला स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, तो यहां पे सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है। ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा, टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020। ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे NKC सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा।
ठीक है ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना, तो 2-2.5-3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना, और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कहता है कि एक डायपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। यदि किसी डायपोल को किसी सरफेस के द्वारा इनक्लोज कर दिया जाए, ढक दिया जाए, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक डायपोल है। डायपोल का मतलब है कि यहां इस एंड पर नेगेटिव चार्ज और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर एक क्लोज्ड सरफेस है, वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। शेप के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मैं एक रैंडम शेप मान सकता हूं। एक रैंडम शेप का सरफेस यहां पर इसको इनक्लोज करता है, इसको ढक लेता है। Then according to Gauss law, electric flux linked with it will be equal to 0। अब Gauss law आप याद कीजिए, ध्यान रखिए Gauss law क्या है कि क्लोज्ड सरफेस से क्लोज्ड, देखिए बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको जरूरी है कि ये याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप याद नहीं रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, से पास होने वाला फ्लक्स, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस यानी कि बंद होना चाहिए। बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कितना है अंदर, उस क्लोज्ड शेप के अंदर चार्ज कितना है टोटल, एल्जेब्रिक सम की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बेटा, इस क्लोज्ड सरफेस से चाहे शेप कैसा भी हो, यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट बात, शेप कैसा भी हो, शेप कैसा भी हो, चाहे हार्ट की शेप में हो, चाहे स्फेरिकल शेप में हो, चाहे कोई क्यूबिकल शेप में हो, क्यूबॉइडल शेप में हो, एक प्रिज्म बन रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये क्लोज होना चाहिए, कोई गैप यहां पे नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस से घिरा हुआ कोई चार्ज है, तो उस चार्ज के द्वारा जो फील्ड लाइंस यहां से पास होंगी, उस फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ कहता है। और ये वाली जो इस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और यहां पे क्योंकि हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा यहां पे क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज द टोटल फ्लक्स, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, ये क्या होता है बेटा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसका मतलब होता है टोटल फ्लक्स। और जब हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की तो यहां पे ये लगा दिया जाता है, दैट मींस इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। अब ई डॉट डी एस का मतलब आपको पता होना ही चाहिए, ई डॉट डी एस भी समझा देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर बात करें, इस छोटे से रीजन का एक छोटा सा एरिया वेक्टर होगा, सरफेस है, सरफेस, छोटे से सरफेस की बात कर रहा हूं, छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, दिस इज डी एस वेक्टर। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से लेट्स से होने वाला है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E1 वेक्टर। तो इस जगह पे मैं लिखूंगा E1 ds और इनके बीच का एंगल थीटा, तो यहां पे E1 ds cos थीटा, ये ई डॉट ds है। ऐसे ही इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ds वेक्टर होगा इस तरफ, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है हो E2 वेक्टर के बराबर, एंगल हो यहां पे लेट्स से थीटा 2 के बराबर, तो यहां पे E2 ds cos थीटा 2 लिखूंगा। ऐसे ही हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पे ds और वहां का cos थीटा, ऐसे eds cos थीटा, 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 eds, हर एक पॉइंट पर eds cos थीटा यदि हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और ये होता है किसके, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो मुझे बताइए बेटा, इस क्लोज सरफेस के द्वारा, क्लोज सरफेस के द्वारा जो घेरा हुआ चार्ज है या इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, मैं कह सकता हूं -q और +q। सर ये तो अलग अलग रखें, कहीं भी रखे हों,
यदि एक चार्ज यहां पे रखा हो, यहां पे रखा हो, कहीं भी किसी भी कोने में रखा हो, लेकिन वो अंदर होना चाहिए, तो उसका सम जो है लिया जाएगा। टोटल समीशन है चार्ज का 0, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास 0, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 0, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 0, राइट हैंड साइड हो जाएगी 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो पास हुआ दैट विल बी 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल एकदम खरा सोना है, यहाँ पे ये सही है। रीजन कह रहे हैं द चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, बिल्कुल ठीक लिखा है कि इनक्लोज चार्ज जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि यार तू तो सही है और सही है इसलिए, तो हम कह रहे हैं हाँ यार बढ़िया चीज है। तो हम ए ऑप्शन यहां पे टिक कर सकते हैं कि भाई स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन अ रीजन, एक ऐसे रीजन में जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज 0। तो वहां पे कोई भी वॉल्यूम मैं बनाता हूं, इमेजिनरी वॉल्यूम बनाता हूं। इमेजिनरी वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस बनाता हूं, ठीक है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं इमेजिनरी, तो नेट चार्ज उस स्ट्रक्चर के अंदर 0 के बराबर होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पता नहीं किसके द्वारा जनरेटेड है। देखिए काफी सिस्टम है हमारे पास जिनके द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। उनमें से एक है हमारे पास शीट। एक मेटल की शीट के आसपास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो मैंने बिना परवाह किए इस समय कि सोर्स कौन है, मुझे पता नहीं कि कौन इसे जनरेट कर रहा है, लेकिन बस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस है यहां पर, ठीक है। ये क्या है, फील्ड लाइंस हैं जो इधर से इधर जा रही हैं, इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं, है ना, कोई अंत नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि यहां पे मैं कोई भी एक क्लोज्ड शेप लेता हूं, कोई भी एक वॉल्यूम यहां पे बना देता हूं, कहीं पर भी आपकी मर्जी हो, वहां पर मैं एक वॉल्यूम बनाऊंगा जिसका शेप रैंडम होगा। तो मैं यहाँ पे हार्ट शेप में, या आप मान लीजिए मैं एक दीपक की शेप में यहां बना देता हूं, एक क्लोज्ड शेप बना देता हूं, ठीक है। ये दिवाली का टाइम है, ये मैंने एक क्लोज्ड शेप बना दिया है, तो एक 3D दिया है और ये क्लोज्ड है हर जगह से। तो हमें ये प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट 1 के मुताबिक कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो नेट चार्ज इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। अब हम इस बात को बताने के लिए क्या करते हैं कि हम जानते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, बहुत डर लगता है लोगों को इससे, इस एक्सप्रेशन से बहुत डर लगता है, इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस लिख सकते हैं, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी कोई भी टाइप का क्लोज सरफेस हो उससे निकलने वाला एक टोटल फ्लक्स है, और ये q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब फ्लक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल यहाँ पे एक वर्ड है कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं कहते हैं, आप कह दीजिए प्रोपोर्शनल है, बस ये रिलेशन है कि ज्यादा फ्लक्स तो इसका मतलब ज्यादा वहां पे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जैसे पिच और फ्रीक्वेंसी का होता है, पिच ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच कम फ्रीक्वेंसी कम, रिलेशन आपस में बस ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है कि तू चल मैं आई, ये रिलेशन है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फ्लक्स और फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं कि फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो यहां देखिए बेटा, यदि मैं बात कर रहा हूं यहां से, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस अंदर इस स्ट्रक्चर के आ रही हैं, उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एक फील्ड लाइन आई अंदर, एक फील्ड लाइन बाहर चली गई, एक फील्ड लाइन अंदर, एक फील्ड लाइन बाहर। तो क्लोज स्ट्रक्चर में हम ये बात जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होता है। तो इस पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो यहां होगा, एरिया वेक्टर, और इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो यहां होगा।
तो बेटा यहाँ का जो फ्लक्स है, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल है ये, और यहाँ पे एंगल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल है ये। तो जितना फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ये ऑब्टूस एंगल है, इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव हमें मिलने वाला है और यहाँ पे फ्लक्स हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। तो जितना फ्लक्स इसका नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स इसका पॉजिटिव है। तो टोटल फ्लक्स में इस फील्ड लाइन की बात करूं कितना होगा, 0 के बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ऐसे यहाँ पे होने वाला है, जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा है। क्लोज सरफेस की बात करें, अंदर आने वाला फ्लक्स नेगेटिव है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा इस बात को, अंदर घुसने वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव काउंट होता है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव काउंट होता है। तो जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया, या फिर कह सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली गई। इसका मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है इस पूरे स्ट्रक्चर के द्वारा दैट इज इक्वल टू 0। और आप इस बात को एक स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हैं कि यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या है कीवर्ड यहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन हो, क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है। इस बात को लिखते जाइएगा, बिकॉज ये चीजें यदि आपको अभी नहीं आती तो आप बाद में भी भूल सकते हैं। तो एग्जाम से पहले इन सारी कमियों को हमें अपने सामने से निकालना होगा कि यार ये हमें दिक्कत आई थी पहले, इसमें डाउट था, अब ये बात हमने लिख ली कॉपी में और एग्जाम से पहले हम इसको पढ़ के जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं है, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको याद रखना है कि फ्लक्स 0 होगा यदि कोई क्लोज सरफेस, क्लोज वॉल्यूम, क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टोटल फ्लक्स विल बी 0। और टोटल फ्लक्स 0 है यानी कि ये पूरा टर्म 0 है, ये पूरा टर्म 0 है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये भी 0 के बराबर होगा। तो अंदर जितना भी चार्ज है उसका समीशन 0 होगा। हो सकता है कि ये कोई भी चार्ज रखा ही ना हो सकता है कि चार्ज रखा हो लेकिन उतना ही काउंटर चार्ज रखा हो। तो टोटल समीशन ऑफ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 0, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो समझ गए बात, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 यानी रीजन लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये जो बात मैंने यहां लिखाई थी वही यहां लिख दी गई है। तो इसका मतलब ये ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले वाले को। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस विद इन अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस डज चेंज। तो मैं इसको देखने के लिए कि बात ट्रू है या नहीं, देखिए है ना, आप जब भी आप क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए कि यार एक मैं इमेजिनरी केस मान लेता हूं, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये होल्ड कर रहा है या नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ करते ही नहीं है और डायरेक्ट टिक करते हैं कि उनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन मान लेते हैं अपने मन से कि यार या तो ये सही है ये गलत है, अपने मन से बिना कोई ज्यादा थॉट दिए, बिना कोई काउंटर थॉट किए कि काउंटर में इसको सोच के देखता हूं क्या है सही नहीं, बस वो टिक कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बोर्ड वाले बच्चों के लिए नए हो सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जेईई एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं और यार आप यदि कोचिंग कर रहे हैं तो ऐसे सवाल टेस्ट में आते ही है ना। इन सवालों को करने का तरीका एक ये होता है, एक तरीका ये है कि आपको जो ये बात लिखी गई है तो उससे आप उल्टी बात सोच के देखिए, इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखिए कि यार ये हमेशा ट्रू होल्ड कर रही है या नहीं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार आपको गलत करना है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई सही स्टेटमेंट हर समय सही होना चाहिए, तो आपको चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, आपको बस इसे एक बार गलत प्रूव करना है, आपको सिर्फ एक बार गलत प्रूव करना है और यदि ये सही होता तो इसको हर एक केस में इसको ट्रू होना होता, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, मैं सबसे आसान जो कंडीशन है मैं मानूंगा जो बिल्कुल हमारे दिमाग में आ जाएगी, बच्चे के दिमाग में आ जाएगी। तो यहाँ पे सेंटर पर एक चार्ज रखा है, सेंटर से हर एक पॉइंट की जो दूरी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कह सकता हूं हर एक जगह कितना होगा KQ/R², हर एक जगह KQ/R², और यहां पर भी KQ/R²। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक जगह KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। लेकिन यदि मैं इस चार्ज को शिफ्ट कर देता हूं, यहां से ले जाता हूं यहां,
तो इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यहां इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से बदल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और मे बी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है यदि हम चार्ज को डिस्प्लेस कर दें उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि ऐसा है। ठीक है, रीजन लिखा है कि द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज, डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस। तो मान लीजिए क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, हमने गॉस लॉ में पढ़ा है कि क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो होता है किसके बराबर, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है जब हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालते हैं तो लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस अंदर होना चाहिए, अंदर से बाहर नहीं जाए, बस अंदर ही है, अंदर वॉल्यूम के लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है फ्लक्स में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर जाता है यदि हम लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो ये जो है ये गलत लिखा है, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखना चाहिए था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में असर्शन में लिखा है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड outside, electric field outside vicinity of a conductor depends only on the local charge density sigma and it is independent of the other charges present anywhere on the conductor। तो यहां ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू लिखा हुआ है, ये सही है। कैसे, एक बार याद कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रैंडम शेप का कंडक्टर है और इस रैंडम शेप के कंडक्टर पर कुछ चार्ज रखा हुआ है। तो कुछ चार्ज है तो हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि जो कोने होते हैं, जो हमारे पास शार्प कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है और जो शार्प नहीं होते हैं वहां पे चार्ज का डेंसिटी कम होता है। ये बात सबको याद होनी चाहिए। फिर भी मैंने याद दिला दिया कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, और जो शार्प कॉर्नर नहीं होते वहां पे चार्ज का डेंसिटी कम होता है, यानी चार्ज पास पास नहीं होते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहूं, किसी इस कंडक्टर की विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि उसके आसपास, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द जो है एक परफेक्ट वर्ड है इसको बताने के लिए। तो यदि मैं इस यहां पे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे डेरिवेशन की जरूरत आपको नहीं है। आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जितना भी चार्ज यहां पर है उस चार्ज की वजह से, या कहें कि पूरे कंडक्टर की वजह से, इस पूरे कंडक्टर की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है इस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड होता है, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है कि इस चार्ज के आसपास जो रीजन है उसका एवरेज डेंसिटी, यहां का एवरेज डेंसिटी लेट्स से ρ1 के बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन सब की वजह से है, यानी कि इन सारे चार्जेस का ठेका जो है वो इतने पार्ट ने ले रखा है। तो जब हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहां का डेंसिटी इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट है यहां पर, पॉइंट है यहां पर। ऐसे ही मान लीजिए आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर टोटल जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होगा, यहां का जो लोकलाइज डेंसिटी है, यहां का जो एवरेज डेंसिटी है, यहां का एवरेज डेंसिटी लेट्स से ρ2 के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ρ2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहां से देखना चाहते हैं तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ का एवरेज डेंसिटी लेट्स से ρ3 के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ρ3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो शार्प कॉर्नर्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो शायद नहीं, लेकिन पुराने टाइम में यदि मान लीजिए आपके घर में 10 साल पुराना फ्रिज है, 10 साल पुराना फ्रिज है, लेट्स से ऐसा फ्रिज है, ये फ्रिज है पुराना, तो फ्रिज का यहाँ पे एक हिंज होता है, एक मेटल का एक हिंज लगा होता है, हिंज मतलब जो इसको रोटेट करने के काम आता है। तो यहाँ पे हिंज जो है ये एक्सपोज हो जाता है कभी कभी, कि इसके ऊपर जो कवर होता है वो टूट जाता है, तो ये कवर हो जाता है, ये दिखने लगता है,
दिखने लगता है, या फिर कोई फ्रिज यदि आपका आउटर शेल मेटल से बना है तो यहाँ पे मेटल के किनारे, यदि मेटल से बना है तो मेटल कॉर्नर्स होते हैं, यदि मेटल कॉर्नर्स पे आपका हाथ लग जाता है गलती से तो वहां पे करंट आता है। आपने देखा होगा यहाँ पे यदि गलती से हाथ लग जाता है तो करंट आता है, ठीक है। डू नॉट ट्राई इट एज एट होम, कभी ट्राई मत करना कि मैं जाके चलो देखता हूँ सर ने वीडियो बताया है करंट आता है कि नहीं। कभी कभी एक्सीडेंटली लग जाता है तो यहाँ पे एक झटका सा हमें मिलता है, छोटा एक झटका सा हमें मिलता है, माइनर सा झटका हमें मिलता है। वो उसका रीजन यही होता है कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं मेटल के, वहां पे चार्जेस का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है। जब भी हम यहाँ पर अपना हाथ टच कराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है और बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो हो जाता है हमारे उस पर्टिकुलर पोर्शन में और हमें एक झटका लगता है। तो जितना शार्प हमारा कॉर्नर है, जितना शार्प हमारा पार्ट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है एंड सिग्मा इज द लोकलाइज्ड चार्ज डेंसिटी। तो सही बात भी है कि ये चार्ज डेंसिटी जो है लोकलाइज्ड की इंपॉर्टेंट है, बाकी चार्ज कितना है इट डज नॉट मैटर। लोकलाइज्ड चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट है और उसी पर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, रीजन में लिखा है कि E in outside vicinity of a conductor is given by 2 sigma upon epsilon naught। यहाँ पे 2 की वजह से ये गलत हो जाता है, यदि ये 2 नहीं होता तो ये सही होता, ये सही होता, ठीक है। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा ये फॉल्स है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप टिक कर सकते